बहुत लार्ज है तो मटेरियल बनेगा सेमीकंडक्टर का इंसुलेटर, इंसुलेटर एंड मॉडरेट है तो वो बनेगा सेमीकंडक्टर। तो इस तरह से हमने जो सेमीकंडक्टर देखा था वो था इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में क्या होता है, नंबर ऑफ होल्स एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इक्वल होते हैं, लेकिन वहां पे होल्स हमेशा से कहां पे प्रेजेंट होंगे, कंडक्शन बैंड में। ठीक है, दोनों भी चार्ज कैरियर्स रहेंगे जिनके नंबर इक्वल होंगे, बट प्रैक्टिकली जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स ट्रैवल कर रहे हैं कहां पे, वैलेंस बैंड में, उनके नंबर कोई भी प्रैक्टिकल पर्पस को फुलफिल करने इतने नहीं रहेंगे। इसलिए सेमीकंडक्टर नेचुरल स्टेट में बिहेव्स लाइक ए इंसुलेटर, प्योर इंसुलेटर एट 0 केल्विन, एंड रूम टेम्परेचर पे कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन कुछ करंट वो फ्लो नहीं कर सकते, इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, उनको डोपिंग करनी पड़ती। क्या है डोपिंग मतलब, प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ इंप्यूरिटी। कौन सी इंप्यूरिटी ऐड करेंगे, एक तो ट्राइवेलेंट नहीं तो पेंटा करने के बाद जो सेमीकंडक्टर बनेगा वो बन जाएगा एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। ठीक है, तो एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनाते टाइम हम एक तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड कर सकते हैं या फिर ट्राइवैलेंट। पेंटावैलेंट बोलेंगे तो फॉस्फोरस, एंटीमनी, बिस्मथ। ट्राइवैलेंट बोलेंगे तो इंडियम, बोरॉन, एल्यूमिनियम। तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी मतलब आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, जब उसको ऐड करेंगे तो जर्मेनियम के साथ कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करके 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा का बचेगा, मतलब डोनेट होगा। तो पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी बनती है डोनर इंप्यूरिटी, जिसमें इलेक्ट्रॉन इन एक्सेस होंगे, लेकिन वहां पे भी क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड के कुछ इलेक्ट्रॉन एनर्जी गेन करके फ्री होंगे एंड पीछे अपना होल छोड़ देंगे। तो वहां पे क्या होगा, अगेन होल्स एंड इलेक्ट्रॉन का जनरेशन होगा, पेयर प्रोडक्शन होगा, लेकिन हर बार इलेक्ट्रॉन के नंबर मच ग्रेटर होंगे एज कंपेयर टू। इसलिए पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करने के बाद मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स बनेंगे, इसलिए वो बिहेव करेगा एज ए नेगेटिव टाइप, मतलब एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। उसी तरह से जब हम ट्राइवैलेंट इंप्यूरिटी ऐड करते हैं तो उससे क्या होगा, कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड थे, मिल गए कितने, 4 + 3 7। तो एक इलेक्ट्रॉन वहां पे ऑलरेडी कम है, तो डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल एक्ट एज ए होल, मतलब इंप्यूरिटी ऐड करने से वहां पे होल्स ऑलरेडी प्रेजेंट होगा, फिर से कुछ इलेक्ट्रॉन थर्मल एनर्जी गेन करके फ्री हो जाएंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन बनेंगे, अपने पीछे होल छोड़ देंगे, तो वहां पे अगेन इलेक्ट्रॉन होल का पेयर प्रोडक्शन होगा। लेकिन यहाँ पे मेजॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन बनेगा, होल्स बनेगा, तो ये बिहेव करेगा एज ए पॉजिटिव एंड ये बनेगा पी टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर। फिर उसमें हमने उनकी कंडक्टिविटी, उसके बाद मास एक्शन लॉ के अकॉर्डिंग Ni का स्क्वायर इक्वल्स टू Ne × NH, ये रिलेशन भी प्रूव किया था। तो ये बेसिक इंट्रो होने के बाद हमने एक्चुअल डिवाइसेस स्टडी करने के लिए डायोड को स्टडी किया था। डायोड मतलब when p type of material is doped with half region and remaining half region is doped with n type of region, तो जंक्शन फॉर्म होता है, उस जंक्शन को बोला जाएगा, जंक्शन के अक्रॉस क्या होता है, चार्जेस ऑफ अपोजिट पोलैरिटी गेट डिप्लेटेड अक्रॉस द जंक्शन, एंड जिस लेयर में ये अपोजिट पोलैरिटी के चार्जेस डिप्लेटेड होते हैं वो बनेगी डिप्लेशन लेयर। तो डिप्लेशन लेयर के अक्रॉस कुछ पोटेंशियल डेवलप होगा जो फर्दर ट्रांसफर ऑफ चार्जेस को अपोज करेगा, तो उसको बोला जाएगा बैरियर पोटेंशियल। तो इस तरह से पीएन जंक्शन को 2 टर्मिनल्स होंगे, इसलिए हम उसको डायोड भी कंसीडर कर सकते हैं, तो ये बनेगा पीएन जंक्शन डायोड। फिर पीएन जंक्शन डायोड की आती है बायसिंग। बायसिंग मतलब तो अनबायस्ड डायोड मतलब, बायस्ड डायोड मतलब बेस्ड ऑन बायसिंग, उसके 2 टाइप आते हैं। पहला फॉरवर्ड बायस डायोड, फॉरवर्ड में क्या होगा, पी टाइप ऑफ मटेरियल कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल, एन टाइप ऑफ मटेरियल इज कनेक्टेड टू, तो सेमीकंडक्टर विल बिहेव लाइक ए, तो डायोड बनेगा फॉरवर्ड बायस डायोड। तो फॉरवर्ड बायस डायोड में क्या होता है, when externally applied potential exceeds barrier potential, majority charge carriers will cross the junction and current will start flow through the given diode and it will be used like a conductor। ठीक है, तो उसके बाद में आता है रिवर्स बायस डायोड। क्या होता है रिवर्स बायस डायोड में, पी टाइप कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल, एन टाइप कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल। उससे क्या होगा, कोई भी चार्ज कैरियर्स जंक्शन को क्रॉस नहीं करेंगे, मतलब वहां पे करंट फ्लो नहीं होगा, मतलब इट विल बिहेव लाइक ए इंसुलेटर। ये नॉर्मल केस होती है, बट अगर रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाते जाएंगे तो एक स्टेप ऐसे आएगी जहां पे डिवाइस का ब्रेकडाउन हो जाएगा, एंड ब्रेकडाउन में क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स विल क्रॉस द जंक्शन एंड उसकी वजह से अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो हो जाएगा, उसको हम बोलेंगे ब्रेकडाउन ऑफ द डायोड। एंड इस ब्रेकडाउन को बोला जाता है रिवर्स ब्रेकडाउन। ये जिनर्ड ब्रेकडाउन भी हो सकता है या फिर एवलेंच ब्रेकडाउन भी हो सकता है।
फिर हमने उसको देखा था कि जो स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइसेस होते हैं, जिसमें पहले देखा था जिनर डायोड। क्या होता है जिनर डायोड में? स्पेशल पर्पज सेमीकंडक्टर डिवाइस है जिसको हमने डिजाइन किया था टू वर्क इन रिवर्स बायस कंडीशन ओनली, मतलब जब तक ब्रेकडाउन नहीं होगा वो एक्शन में नहीं आएगा, ब्रेकडाउन हो गया देन उसमें से करंट क्या होगा, फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हम उसको यूज करते हैं एज ए वोल्टेज रेगुलेटर। ठीक है, उसके बाद में हमने देखा था रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मतलब डिवाइस विच कन्वर्ट्स एसी टू डीसी। उसके दो टाइप, हाफ वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि जो भी हम इनपुट दे रहे तो वहां पे ओनली पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए हमें आउटपुट मिलेगा, बट नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए आउटपुट नहीं मिलेगा। इसलिए यहाँ पे क्या होगा, जो करंट हमें आउटपुट के फॉर्म में मिल रहा है वो डायरेक्ट के फॉर्म में होगा, मतलब यूनिडायरेक्शनल होगा, लेकिन उसका जो आउटपुट का ग्राफ था उसमें हमें सिर्फ हाफ वेव मिलेगा। एंड उसमें हमने देखा था फिर जो डीसी करंट मिलता है वो होता है आई नॉट बाय पाई, एंड जो रिपल फ्रीक्वेंसी है इनपुट आउटपुट सेम होती है हाफ वेव में। अगर फुल वेव चाहिए तो हमें क्या करना है, दो डायोड्स कनेक्ट करने। इसलिए पहला डायोड जब फॉरवर्ड है तो दूसरा डायोड रिवर्स, मतलब पॉजिटिव ऑफ साइकिल के लिए आउटपुट मिलेगा। सेकंड केस में जब निगेटिव ऑफ साइकिल आएगी तो फर्स्ट वन विल बिकम रिवर्स, सेकंड वन विल बिकम फॉरवर्ड। सिंबल्स लिख लो, जिनर डायोड, पीएन जंक्शन डायोड, लाइट इमिटिंग डायोड, फोटो डायोड। ये तो एक आवाज आता। ठीक है, उसके बाद में हमने 7 सेगमेंट डिस्प्ले भी देखा था, एलईडी की, फोटो डायोड की एक्शन भी देखी थी। देन डिस्कशन शुरू किया था अबाउट ट्रायोड यानी ट्रांजिस्टर। क्या होता है ट्रांजिस्टर यानी ट्रायोड का मतलब, जो सेमीकंडक्टर हम डोप करेंगे विथ 3 रीजन्स, नेमली इमिटर बेस एंड कलेक्टर, इमिटर बेस एंड कलेक्टर, इमिटर बेस एंड कलेक्टर, इमिटर बेस कलेक्टर, इमिटर इमिट करेगा, बेस कंबाइन करेगा, कलेक्टर कलेक्ट करेगा। ठीक है, एंड वहां पे अकॉर्डिंग टू डोपिंग इसके दो टाइप्स होते हैं, फर्स्ट वन पीएनपी ट्रांजिस्टर, सेकंड वन एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर, ये ट्रांजिस्टर के दो टाइप्स थे जिनके सिंबल्स भी हमने देखे थे। पवन, अगर ये पीएनपी ट्रांजिस्टर है तो कहां पे कौन होगा, ये कौन होगा इमिटर, ये कौन होगा बेस, ये कौन होगा कलेक्टर। तो अगर ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है तो करंट की डायरेक्शन कहां पे होगी, टुवर्ड्स इमिटर या अवे फ्रॉम इमिटर। एनपीएन ट्रांजिस्टर है, कौन सा ट्रांजिस्टर है, एनपीएन,
तो यहां पे करंट की डायरेक्शन कहां पे होगी, टुवर्ड्स इमीटर या अवे फ्रॉम इमीटर, टुवर्ड्स इमीटर। देखो एनपीएन है मतलब इमीटर से कौन इमिट हो रहा है, एन मतलब कौन इमिट हो रहा है, इलेक्ट्रॉन। तो जहां पे इलेक्ट्रॉन जाता है कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में होता है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, अवे जाएंगे, तो करंट कहां पे जाएगा, टुवर्ड्स इमिटर जाएगा। रेल का लक्षण। तो पीएनपी में क्या होगा, पीएनपी में क्या होगा, इमिट कौन होगा, होल्स। होल्स मतलब कौन, पॉजिटिव चार्ज। तो जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस है वही कन्वेंशनल करंट होता है, इसलिए जाएगा इमिटर से अवे, एनपीएन पीएनपी। राहील लक्षामध्ये, असं सिंबल पाठ करू नका, याच्यावरून लक्षात ठेवा। एन टाइप है मतलब इलेक्ट्रॉन इमिट होंगे, तो कन्वेंशनल करंट उसके अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए करंट टुवर्ड्स इमिटर। पीएनपी में होल्स इमिट होंगे मतलब पॉजिटिव चार्ज इमिट होगा, मतलब कन्वेंशनल करंट उसी के डायरेक्शन में होगा, इसलिए क्या होगा, अवे होगा। ठीक है, तो ये हो गए सिंबल्स फॉर पीएनपी एंड एनपीएन ट्रांजिस्टर्स। उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, बायसिंग देखी थी, है ना। क्या होता है बायसिंग में, एफ एफ, एफ आर, आर आर, आर एफ, बट बेसिक एक्शन कहाँ पे होती है, एक्टिव रीजन कहाँ पे होती है, एफ आर बायसिंग में। मतलब हम क्या करेंगे, फॉरवर्ड बायसिंग में कौन सा जंक्शन, ईबी जंक्शन, एंड रिवर्स में कौन, सीबी जंक्शन। ठीक है, तो इस तरह से ये ट्रांजिस्टर वर्क करता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर। वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, अब ये वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर में फर्स्ट वर्किंग हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनपीएन, एनपीएन की वर्किंग। अब एनपीएन होगा मतलब यहां पे पहले आएगा इमिटर, इमिटर में कौन होगा, एन, उसके बाद में आएगा पी मतलब बेस, एंड सबसे लार्जेस्ट रीजन किसकी होती है, कलेक्टर की। कलेक्टर मतलब यहां पे कौन होगा, एन होगा। अनिकेत, हेवीली डोप कौन होता है, इमिटर। लाइटली डोप कौन होता है, सबसे कम डोपिंग, बद्री, कलेक्टर। बेस कौन होता है, बेस। ठीक है, एंड मॉडरेट रीजन किसकी होती है, इमिटर की, एंड मॉडरेट डोपिंग किसकी होती है, कलेक्टर की। हे बघा, डोपिंग म्हणजे कितनी इम्प्युरिटी ऍड की उसका कॉन्सन्ट्रेशन, रीजन म्हणजे कोण जास्त मोठं आहे। ठीक है, तो इमिटर मॉडरेट, कलेक्टर लार्जेस्ट, एंड बेस लीस्ट रीजन वाइज। लेकिन डोपिंग की बोलेंगे तो इमिटर हेवीली डोप, ठीक है, कलेक्टर एंड बेस स्लाइटली डोप। ठीक है, तो ये एनपीएन ट्रांजिस्टर है, इसको अगर अपन एफ आर बायसिंग में कनेक्ट करेंगे तो क्या करना पड़ेगा, पहले एन टाइप है मतलब यहां पे कौन आएगा, पॉजिटिव है निगेटिव, निगेटिव, देन यहां पे कौन होगा, पॉजिटिव। फॉरवर्ड बायसिंग है ना, एफ आर मतलब पहले फॉरवर्ड, फॉरवर्ड में क्या होगा, एन निगेटिव पी पॉजिटिव। उसके बाद में यहाँ पे अगर रिवर्स बायसिंग कनेक्ट करनी तो एन के साथ कौन रहेगा, प्लस, एंड ये किसको कनेक्ट होगा, टू द माइनस, तो ये बनेगा माइनस प्लस। इस तरह की जो भी बायसिंग है हम इसको कंसिडर करेंगे एज एफ आर बायसिंग। अब ये एफ आर बायसिंग की एक्चुअल एक्शन क्या होगी, देखो एन रीजन में कौन है, सब इलेक्ट्रॉन्स है, तो ये निगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, रिपेल करेगा, पुश करेगा, एंड बाय वर्च्यू ऑफ दैट रिपल्शन सारे इलेक्ट्रॉन कहां पे एंटर करेंगे, बेस में एंटर करेंगे। अब बेस में एंटर करके हर एक इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, होल्स के साथ कंबाइन होना है। समझ में आ रहा है ना, जो होल्स का वैकेंट स्पेस था उसको ऑक्युपाई करना है। लेकिन ये बेस की जो रीजन होती है या फिर डोपिंग होती है वो इतनी लाइटली होती है कि यहाँ पे होल्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, इसलिए जितने भी चार्जेस इमिटर से आ रहे थे उसमें से लेस देन 5% चार्जेस जो है वो बेस के होल के साथ कंबाइन होते हैं। फिर बाकी इलेक्ट्रॉन को कंबाइन होने के लिए होल्स नहीं मिलेंगे तो वो क्या करेंगे, सारे ट्रैवल करेंगे कहाँ पे, इस कलेक्टर वाली रीजन में, एंड यहाँ पे जो होल्स रहेंगे इनके साथ वो कंबाइन होंगे। समझ में आ रहा है, एंड ये कंबाइन हो गए मतलब जंक्शन क्रॉस कर ली, मतलब यहाँ पे क्या होगा, चार्जेस की मूवमेंट होगी। तो यहाँ पे जो भी 95% रिमेनिंग चार्जेस बचे थे वो कहाँ पे आके कंबाइन होने वाले हैं, कलेक्टर की रीजन में। इसका मतलब जो बेस करंट होगा वो डिफरेंस होगा इमिटर करंट का एंड कलेक्टर करंट का। मतलब इमिटर करंट इक्वल्स टू क्या बनेगा,
बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, क्या बनेगा, बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, आई ई इक्वल्स टू क्या होगा, आई बी प्लस आई सी। अब इसी तरह से अगर वर्किंग देखेंगे पीएनपी की, तो पीएनपी के साथ क्या होगा, सेम कंडीशन आएगी, क्या होगा पीएनपी में, पीएनपी ट्रांजिस्टर, सपोज ये पीएनपी दिया है आपको, तो इमिटर कौन होगा, पी होगा, बेस कौन होगा, एन होगा, एंड कलेक्टर कौन होगा, अगेन पी होगा। इसको भी हम कनेक्ट करेंगे एफ आर बायसिंग में, मतलब अभी ये टर्मिनल किसको कनेक्ट करेंगे, पॉजिटिव, ये बनेगा निगेटिव, ये हो गई फॉरवर्ड बायसिंग, एंड यहाँ पे ये बनेगा निगेटिव, ये बनेगा पॉजिटिव। एफ आर बायसिंग, अभी फिर से सेम एक्शन होगी, क्या होगा यहाँ पे, पी रीजन में जो होल्स होंगे वो होल्स क्या करेंगे, एन रीजन में ये पुश की वजह से एंटर करेंगे, लेकिन फिर से कंडीशन क्या है, ये लाइटली डोप है, तो इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी कम है, तो लेस देन 5% चार्जेस कंबाइन होंगे किसमें, बेस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ, एंड रिमेनिंग 95% कहाँ पे जाएंगे, पी रीजन में, मतलब कलेक्टर में, तो कलेक्टर में जाने वाले 95% हो गए। बट ये बोलने के लिए, बट एक्चुअल मूवमेंट किसकी होती है, इलेक्ट्रॉन की होती है, समझ में आ रहा है ना, होल्स मूव क्यों करते हैं, क्योंकि इधर के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आएंगे, ठीक है, एंड जितने भी इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड है वो यहाँ पे प्रोवाइड करने के लिए जो बेस को हमने निगेटिव टर्मिनल यहाँ पे कनेक्ट किया था वो सारे इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा, ठीक है, बट हम कन्वेंशनल जो मेथड है उसको ही डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है, एक्चुअल वहाँ पे इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट होती है, बट पीएनपी के लिए हम होल्स की मूवमेंट कंसिडर करते हैं। तो अगेन यहाँ पे क्या होगा, जो भी इमिटर का करंट है आई ई, ये बनेगा इक्वल टू बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट, आई ई इक्वल्स टू क्या बनेगा, आई बी प्लस आई सी। ये दोनों भी टाइप के ट्रांजिस्टर के लिए एप्लीकेबल है। एंड जब भी हम इसको सर्किट में कनेक्ट करते हैं, तो सर्किट में कनेक्ट करते टाइम हमें यहाँ पे कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। एक तो इसको कनेक्ट करते टाइम हम CE मोड पे करेंगे, नहीं तो CB मोड पे करेंगे, नहीं तो CC मोड पे करेंगे। CE का मतलब इमिटर कॉमन इमिटर, CB मतलब कॉमन बेस, एंड CC मतलब कॉमन कलेक्टर। मतलब कि जो भी यहाँ पे ट्रांजिस्टर होगा उसकी 3 रीजन होगी, तो 1 बाय 1 पहले अगर कॉमन इमिटर है तो ये इमिटर को हम क्या करेंगे, कॉमन रखेंगे, मतलब उसको अर्थिंग कर देंगे। तो यहाँ पे एक इनपुट कौन प्रोवाइड करेगा, बेस, आउटपुट किसको मिलेगा, कलेक्टर को। फिर यहाँ पे करंट मेजर करने के लिए यहाँ पे लगेगा हमें माइक्रो एम्पियर, यहाँ पे कौन लगेगा, मिली एम्पियर, क्योंकि जो बेस करंट होता है वो होता है इन द रेंज ऑफ माइक्रो एम्पियर, एंड जो कलेक्टर करंट होता है वो होता है इन द रेंज ऑफ मिली एम्पियर। मतलब करंट में कितना वेरिएशन आ रहा है, 1000 टाइम्स। समझ में आ रहा है ना, मतलब एम्पलीफायर में जब एज ए ट्रांजिस्टर हम यूज करते हैं, तो अगर हमने बेस को सिग्नल दिया एज ए इनपुट, तो उसको 1000 टाइम्स वो क्या कर सकता है, एम्पलीफाई कर सकता है। समझ में आ रहा है ना, एम्पलीफायर मतलब साउंड्स होते हैं, जैसे कि अभी हमारे पास नहीं, लेकिन बाकी क्लासेस में क्या होता है, पहले माइक होता है। माइक के मतलब कौन है, ये ट्रांसड्यूसर है। कौन है ये, ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर मतलब डिवाइस विच कन्वर्ट्स वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इनटू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। ये क्या करता है, जो साउंड एनर्जी है उसको कन्वर्ट करता है इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल। फिर ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल इनपुट जा रहा है ना, यहाँ पे पीसी है, वहाँ पे एम्पलीफायर्स होते हैं, सेम सिस्टम होती है सीपीयू की तरह। इनपुट देता है ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल किसको, बेस को।
फिर वहाँ पे सेमीकंडक्टर कनेक्टेड होता है, फिर सेमीकंडक्टर क्या करता है, बेस से जब कलेक्टर से आउटपुट लेगा तो वो 1000 टाइम्स एम्पलीफाई होता है, बट हमें उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए हम उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। फिर कलेक्टर से जो एम्पलीफाई होने वाला इलेक्ट्रिकल सिग्नल था वो कहाँ पे जाता है, साउंड में जाता है। फिर साउंड भी क्या करता है, एज ए ट्रांसड्यूसर वर्क करता है। फिर वो क्या करेगा, अगेन जो भी इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा था उसका कन्वर्जन साउंड एनर्जी में कर देगा। ठीक है, तो इस तरह से एज एन एम्पलीफायर ये बेसिक यूज होता है ट्रांजिस्टर का। तो ये कौन सा मोड हो गया, कॉमन इमिटर, जहां पे हमने इमिटर को कॉमन रखा है। इसी तरह से हम बेस को भी एंड कलेक्टर को भी कॉमन रख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू एप्लीकेशन उनकी एडजस्टमेंट क्या होती है, चेंज होती है। ये 3 मोड्स है जिसके अकॉर्डिंग हम ये ट्रांजिस्टर को कनेक्ट करते हैं। अब दूसरा सीबी मोड में क्या होगा, क्या होगा, ये बेस जो है उसको हम क्या करेंगे, अब अर्थिंग करेंगे। यहाँ पे कौन होगा, इमिटर, एंड यहाँ पे आउटपुट किसको मिलेगा, कलेक्टर को। एंड थर्ड एडजस्टमेंट किसकी है, कॉमन कलेक्टर की। उसमें क्या होगा, जो कलेक्टर था उसको हम अर्थिंग कर देंगे। यहाँ पे कौन आएगा, इमिटर, एंड यहाँ पे कौन होगा, बेस। फिर इसको इनपुट देंगे एंड इसको आउटपुट देंगे। ठीक है, ऐसी वेरियस एडजस्टमेंट होती है, बट मैक्सिमम एप्लीकेशन में जैसे एम्पलीफायर है, स्विच है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन इमिटर मोड यही यूज करेंगे। ठीक है, हो या आपल्या ॲप्लिकेशन्स काय आहेत, आपल्याला जर सिग्नल एम्पलीफाई करायचं आहे तो उसके लिए यही कंडीशन है कि इनपुट बेस को देना है, फिर कलेक्टर क्या करेगा, उसको इंप्रूव करेगा। समझ में आ रहा है ना। तो जैसे एक्शन डिजाइन होती है उसके अकॉर्डिंग ये एडजस्टमेंट चेंज होती है ट्रांजिस्टर। काय काय सगळ्यात जास्त नाही, एम्प्लीफिकेशन फक्त इथंच होतं। अगर इनपुट बेस को देंगे तो बेस में क्या है 5%, 95% कहाँ पे जाने वाला है, कलेक्टर में। करंट देखा कि बेस का करंट माइक्रो है एंड कलेक्टर का कितना है, किसमें, मिली में, तो एम्पलीफाई वही होता है। जब कॉमन इमिटर मोड है हम बेस को इनपुट दे रहे थे। अरे ॲप्लिकेशन मी 1-2 सांगितले, असे 1,00,000-2 लाख ॲप्लिकेशन्स आहेत त्यांचे, काय काय सांगू तुला आता। हे जे आपण आता बोलताना मोठ्या मोठ्या गप्पा मारतो ना, तर मायक्रो प्रोसेसर जे डिव्हाइस असतं, आपण त्याला IC म्हटलो होतो, ठीक आहे नाही, तर त्याची फंक्शनिंग जी काही ते डिस्कस करायला इंजिनिअरिंगमध्ये हे मायक्रो प्रोसेसर आहे का। आता या मायक्रो प्रोसेसरचे पण जसे जसे डेव्हलप होत गेले याचे पण खूप सारे टाइप्स आहेत। मग इंजिनिअरिंग करत असताना जे पहिले 8083 8085 हे सुरुवातीचे मायक्रो प्रोसेसर आले होते, तर त्या 8083 ला स्टडी करायला त्याचे 3 पार्ट आहेत। मायक्रो प्रोसेसर 80831 80832 80833 असे एक वर्ष इंजिनिअरिंगला एक सब्जेक्ट आहेत। मग 8086 आला, परत त्याचे 3 पार्ट वेगळे, कळालं ना। हे सुरुवातीच्या काळातले आता यूज पण करत नाही, त्या मायक्रो प्रोसेसर बद्दल मी बोलते तुला। पवन, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स आगे हम देखने वाले हैं, उससे रिलेटेड एक पॉइंट है। देखो, इंटेल कारपोरेशन के जो CEO थे उन्होंने अराउंड 1979 में बोला था कि जितनी डेवलपमेंट, इंटेल माहिती सगळ्यांना, इंटेल काय, इंटेल कंपनी आहे, कशाची कंपनी आहे, मोबाईलची कंपनी आहे इंटेल। कुठल्या स्पेअर पार्टची, हर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, फिर वो PC है या फिर और कोई भी है, लैपटॉप है, तो उसकी जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, मतलब उसका जो ब्रेन होता है, समझ में आ रहा है ना, वो बनाने वाली पूरी दुनिया में एक ही ऑर्गेनाइजेशन है, दैट इज इंटेल कारपोरेशन। कळालं ना, गूगल, मायक्रोसॉफ्ट, याहू, त्यानंतर स्पेसएक्स, हे बाकी सगळ्या इंटेल समोर काहीच नहीं, क्योंकि सिर्फ इंटेल बनाता है। जनरेशन मालूम है ना कंप्यूटर की, है ना, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, फिर i1 आ गया, है ना, i1 से पहले फिर जनरेशन थी 6 तक, फिर i1 में फिर से जनरेशन आ गई, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, है ना, फिर i2 आ गया प्रोसेसर, i3 आ गया, फिर i4 आ गया। अभी लेटेस्ट जो वर्किंग में है सबके पास वो i4 एंड i5 है, लेकिन इंटेल ने जो है i7, i8, i9, i10 तक डेवलप किया है। ठीक है, तो उसकी जो वर्किंग है उसके वर्किंग के साथ मैच करने वाले विंडोज़ के पास, माइक्रोसॉफ्ट के पास एप्लीकेशन नहीं है। कळतं की मी काय बोलतोय ते, समझ में आ रहा है ना। तो उसके साथ कोलैबोरेट करने के लिए बाकी जो फर्म है, जो बिल गेट्स है ना, जगातलं सगळ्यात श्रीमंत होता एवढी तिची माइक्रोसॉफ्ट है, तो वो अभी एबल नहीं उसके साथ कोप अप करने के लिए, इतने आगे बढ़ गई इंटेल। समझ में आ रहा है ना। तो ये जनरेशन्स वो प्रोड्यूस करते जा रहे। तो उसने बोला था कि जिस स्पीड से हम सेमीकंडक्टर फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की फील्ड में डेवलपमेंट कर रहे हैं,
उसके कंपैरिजन में अगर एक 10% भी, उसकी स्पीड के कंपैरिजन में 10% भी ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री ने अगर प्रोग्रेस की होती, असं तो म्हणतो बरं का, तर आज की डेट में जो रोल्स रॉइस आहे, रोल्स रॉइस माहिती आहे काय? रोल्स रॉइस कार आहे, इंग्लंडची आहे का रोल्स रॉइस? जर्मन मेड आहे, ठीक आहे. तो रोल्स रॉइस, तो रोल्स रॉइस जो है, मैं तिचा एग्जांपल सांगतो रोल्स रॉइस का है. सबसे पहले 1960 तक वो किसी को बेचते ही नहीं थे. जसं अभी कुछ व्हेकल्स है, मैं नाम नहीं लूँगा, उनको अगर आपको परचेस करना है, तुमच्याकडे पैसे किती असले तरी पण तुमची ब्रँड व्हॅल्यू असल्याशिवाय ती तुम्हाला परचेस करता येत नाही. कळालं ना? उनका स्टेटस मेंटेन रखने के लिए ये चीज़ें होती, जैसे बाकी सोडा फॉर्च्यूनर है, शोरूम, सेकंड में कोणी पण घेऊ शकतं, ठीक है. अगर शोरूम आपको परचेस करनी है तो उनके क्राइटेरिया है, पैसे तर सगळेच देणार है, वो क्राइटेरिया में अगर फिट बैठ रहे हो आप, आपकी ब्रांड वैल्यू अगर वहाँ पे मेंटेन हो रही है, तभी वो आपको फॉर्च्यूनर सेल करेंगे. तो ये रोल्स रॉइस की बात कर रहे हैं हम. तर त्यांचा क्राइटेरिया होता की जगामध्ये ते जे राजे होते, किंग्स, त्यांना सोडून बाकीच्यांना विकतच नव्हते. मग एकदा असंच आपले कोल्हापूर संस्थानचे छत्रपती शाहू महाराज यांना कोणतरी सजेस्ट केलं की महाराज फिरण्यासाठी तुम्ही रोल्स रॉइस घ्या म्हणून. मग त्यांनी काय केलं, रोल्स रॉइसला कोटेशन पाठवले की आम्हाला परचेस करायची म्हणून. सांग पवन, पुढचं सांग. ते सांगणार, पवनला हे पण माहिती आहे, महाराज पवन चांगदे महाराज आहेत आपले, इव्हिनिंगला आले होते चांगदे महाराज. ओके. तो उनको बोला था की तुमचं जे राज्य आहे म्हणे त्याला आम्ही राज्य मानत नाही, त्यामुळं म्हणजे सरळ सरळ तुमची नाही आहे स्टेटस कि आम्ही तुम्हाला आमची कार देऊ शकतो म्हणून. समझला ना? तो ये रोल्स रॉइस थी. फिर उन्होंने क्या किया था पवन, सांग पुढचं. हाँ, तो वो राजस्थान गए, सेकंड हैंड परचेस की और कोल्हापुर में जाके उसको कचरा जमा करायला ती यूज़ करायला लागले. उसके फोटो निकाल लिए आणि इंटरनेशनल मीडिया में पब्लिश कर दिया की कोल्हापूर संस्थानचे छत्रपती शाहू महाराज कचरा गोळा करण्यासाठी वापरतात रोल्स रॉइस. फिर कंपनी का सीईओ यहाँ पे आके उनको बोला किती पाहिजे, कोणत्या पाहिजे, पैसे पण देऊ नका, बट आता हे सगळं थांबवा, ठीक है. तो मेन पॉइंट के ऊपर आते हैं. तो जो सेमीकंडक्टर की फील्ड में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, सेमीकंडक्टर की फील्ड में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, तो ये इंटेल कारपोरेशन के सीईओ ने बोला था कि अगर ये ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री करती तो रोल्स रॉइस ने आज की डेट में एक सेकंड में मोर देन 1000 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया होता. 10% भी ये डेवलपमेंट करते तो. एंड जब भी हमें कहीं पे जाके रोल्स रॉइस पार्क करनी है तो वो इतनी चीप होती कि पार्क करने से अच्छा है कि कहीं पे फेंक देते हम उसको, एंड नए जाने के लिए फिर नई रोल्स रॉइस हम परचेस करते. समझ में आ रहा है ना? इतना डिफरेंस होता. ऐसा क्यों बोला? क्योंकि सेमीकंडक्टर के डेवलपमेंट से पहले, इसके इंस्टॉलेशन से पहले जो कंप्यूटर्स हुआ करते थे उनकी साइज नियर अबाउट हमारी क्लासरूम, नियर अबाउट हमारी बिल्डिंग, इतने बड़े बड़े कंप्यूटर्स हुआ करते थे. एंड उसके ऑपरेशन क्या थे, 1+2 = 3 हे मशीन करत होतं म्हणून आपल्याला भारी वाटत होतं, ठीक है. इस तरह के सिर्फ कैलकुलेशन के पर्पज़ के लिए हम उसको यूज़ करते थे. एंड उसकी प्राइस इस रेंज में थी कि कंप्यूटर्स खरीदने के लिए प्राइवेट किसी को अलाउड ही नहीं था. कोई कंट्री को अगर खरीदना है तो वो 1-2 साल पहले प्लानिंग करते थे कि 2 वर्षानंतर आपण पीसी घेऊ, कंप्यूटर घेऊ. फिर वो उनका जो आर्थिक बजट असतं ना, उस बजट में फिर वो टैक्सेशन में वेरिएशन करके फिर अमाउंट, समझ में आ रहा है ना मुझे क्या बोलना है, एंड फिर जाके वो परचेस करने की रिक्वेस्ट डालते थे, लेकिन मिलता भी नहीं था, आपल्यालाच देत नव्हते, आपण इकडून तिकडून जमा सेकंड हैंड विकत आणत होतो, ठीक है. तो ये रेंज थी जब स्टार्ट में पीसी की इंट्रोड्यूस हुआ था और वो चल रहा था. आज की डेट में घरात जर 4 मेंबर असतील, कमीत कमी 6 मोबाईल्स आहेत, कमीत कमी, ॲटलिस्ट बंद पडलेले सगळे काउंट केले तर 10-12 आहेत, बरोबर आहे, ठीक आहे. त्यात मग ते कीपॅडचे है ना, वेगवेगळे फंक्शनच्या अकॉर्डिंग, ठीक है. तो इस तरह की कंडीशन है. वो मोबाइल जो फंक्शन ऑपरेट, मतलब उसकी जो प्रोसेसिंग है वो तब के ज़माने में जो पीसी हुआ करता था उसके कंपैरिजन में ट्रिमेंडसली आहे. कळालं? प्राइस, गेलो फिरायला, कोणतरी मोबाईल घेतला, आपली इच्छा झाली, लोक घेऊन येतात, बरोबर है, ठीक है. मतलब प्राइस भी एकदम नेग्लिजिबल है. ऑपरेशन की स्पीड, ऑपरेशन का जो रेंज है वो भी इतना वास्ट हो गया है, ठीक है. तो सबसे ज़्यादा ट्रिमेंडस डेवलपमेंट इसी फील्ड में चल रही है. आता पण बघा 6 महिने वर्षभरानंतर काय होतं, काहीतरी होतंच मोबाईलच्या फील्डमध्ये, बरोबर. आपल्याकडे किती भारी असलं तरी पण नवीन परचेस करावाच लागतो. पहिले कंपल्सन नव्हतं, बट जेव्हापासून टेक्नॉलॉजी त्यांच्यासोबत टाइप झाली, जैसे पहले सबसे पहले 2G मोबाइल इंट्रोड्यूस हुए, समझ में आ रहा है ना, तो तब से ये चक्कर चालू हो गया. फिर 2G के बाद में 3G आ गया. जब 3G मोबाइल लॉन्च होता है एंड 3G नेटवर्क लॉन्च होता है तो 2G वाले का इंटरनेट ऑटोमेटिक, मतलब ऑप्शन नसले तरी आपल्याला 3Gच परचेस करावं लागतो. जब 3G यूज़ कर रहे थे, 4G लॉन्च हुआ तो वो ऐसी सेम कंडीशन.
फिर 3G का इंटरनेट ऑटोमेटिक ऐसे बंद नहीं होता है, लेकिन वो चलता है 0.5 KB पर सेकंड, KB किलोबाइट। एंड पहले जब लॉन्च नहीं हुआ है तब तक वही चलता है 500 नहीं 5, 10, 12 MBPS मतलब समझ में आ रहा है ना। तो इस तरह से ये डेवलपमेंट चलती जा रही है। एंड इसके सब के पीछे कौन है? ये ट्रांजिस्टर, ये डायोड्स, ये सेमीकंडक्टर। कळालं पवन? तो इसके कंपॅरिझन का सिर्फ उन्होंने ऑटोमोबाईल इंडस्ट्री बोला था, मेडिकल इंडस्ट्री के बारे में भी बोला है, बट मी ते सांगत नाही आता, तुम्हाला खूप वाईट वाटेल स्वतःबद्दल, ठीक आहे? त्यामुळे आपण नंतर काहीतरी डिस्कस करू. तो हो गया ये मोड्स ऑफ एक्शन ऑफ ट्रांजिस्टर, कॉमन इमिटर मोड, कॉमन बेस मोड, कॉमन कलेक्टर मोड. नेक्स्ट, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स. पवन, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजिस्टर. अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सिर्फ ग्राफ रहेंगे. इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके बाद में आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड उसके बाद में ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा? हम इनपुट को स्टडी करेंगे. अब इनपुट में कौन होगा? इनपुट किसको देते हैं हम? बेस को. तो हम यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करेंगे IB का, जिसके लिए क्या होगा? V अक्रॉस CE कांस्टेंट रहेगा. मतलब कलेक्टर इमीटर का जो वोल्टेज हमने अप्लाई किया था, पोटेंशियल डिफरेंस, वो कांस्टेंट रहेगा. एंड फिर हम वहाँ पे बेस करंट का वेरिएशन स्टडी करेंगे. तो ये बेस करंट जो है वो ऑलमोस्ट गिवन पोटेंशियल पे कांस्टेंट ही होता है. तो इस तरह के नेचर के हमें ग्राफ मिलते हैं. ये कौन सा कैरेक्टरिस्टिक्स है? इनपुट. वही अगर आउटपुट के लिए जाएंगे तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में हमें क्या मिलता है? कलेक्टर करंट मिलता है. क्या मिलता है? एंड कलेक्टर करंट के लिए हम क्या करेंगे? इमीटर बेस के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो कांस्टेंट रखेंगे. एंड इसके बाद जो भी ग्राफ है वो हमें इस तरह से मिलते हैं. इसमें ये फर्स्ट वन आती है, इसको हम बोलते हैं कट ऑफ रीजन. ये होती है एक्टिव रीजन एंड ये होती है सैचुरेटेड रीजन. अब इसका मतलब क्या है? देखो, कट ऑफ मतलब जब तक अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम नहीं कर रहा है, करंट फ्लो ही नहीं होगा, तो वो कट ऑफ पोटेंशियल मतलब कट ऑफ रीजन. जब ओवरकम कर लिया, करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब ग्राफ का स्लोप बढ़ता जाएगा, वो बनेगी एक्टिव रीजन. बट जब मैक्सिमम करंट फ्लो हो गया, उसके बाद में ये ग्राफ ऑलमोस्ट यहाँ पे कांस्टेंट बनना शुरू हो जाएगा, ये बनेगी सैचुरेटेड रीजन. ठीक है, वर्ड टू वर्ड मिनिंग आहे डायरेक्ट, त्याच्यामध्ये ग्राफ वरून काही लक्षात ठेवण्यासारखं नाही आहे. जब तक एक्सटर्नली अप्लाइड पोटेंशियल बैरियर पोटेंशियल को ओवरकम नहीं कर रहा है, करंट ही फ्लो नहीं होगा, मतलब कट ऑफ है. जैसे उसको एक्सीड करेगा, करंट बढ़ता जाएगा, मतलब एक्टिव है. बट बढ़ाने के बाद करंट की मैक्सिमम वैल्यू अटेन हो गई, मतलब सैचुरेशन हो गया, आगे बढ़ेगा ही नहीं. एंड ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब हम क्या करेंगे? बेस करंट वर्सेस कलेक्टर करंट. मतलब बेस करंट के साथ कलेक्टर करंट कैसे बढ़ता है उसको स्टडी करेंगे. तो वो ऑलमोस्ट एक दूसरे के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, इसलिए ग्राफ बनेगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. हे ग्राफच ॲज इट इज लक्षात ठेवायचे. इनपुट, आउटपुट, ट्रांसफर. ये किसका है? इनपुट का. ये किसका है? आउटपुट का. ये किसका है? ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स. अब ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे क्यों? क्योंकि ट्रांजिस्टर ये जो वर्ड है ये बनाए वहां से, ट्रांजिस्टर का फुल फॉर्म होता है ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस. क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ रेजिस्टेंस. एंड उसी को हम शॉर्ट फॉर्म में ट्रांजिस्टर ऐसे बोलते हैं. ट्रांजिस्टर रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, करंट गेन, वोल्टेज गेन एंड पावर गेन. हो गए ग्राफ्स? काय? हा का? इथे काय लिहिलंय? IC ला इनपुट देतो का आपण?
कलेक्टरला म्हणून नाही घेत. इनपुट कॅरेक्टरिस्टिक्स म्हणजे ज्याला इनपुट दिलं तोच घेणार ना आपण. हे बघ इथं घेतलाय बघा IC. का घेतला? व्हेरी गुड. चलो नेक्स्ट, करंट गेन. करंट गेन इन कॉमन बेस मोड. करंट गेन इन कॉमन बेस मोड, दैट इज अल्फा. एंड क्या होता है? अल्फा इक्वल्स टू IC अपॉन IE. उसके बाद आएगा करंट गेन इन कॉमन इमिटर मोड. वो क्या होता है? बीटा. क्या है बीटा? इक्वल्स टू IC अपॉन IB. उसके बाद में वोल्टेज गेन. वोल्टेज गेन क्या होता है? वोल्टेज गेन ये होता है बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन. यानी कि हम इसको लिख सकते हैं बीटा इंटू R फॉर आउटपुट अपॉन R फॉर इनपुट. आउटपुट अपॉन इनपुट, इसको अपन गेन बोल रहे हैं, करंट गेन, यहाँ पे रेजिस्टेंस गेन. एंड वोल्टेज के बाद में पावर गेन. तो पावर गेन होता है बीटा का स्क्वायर इंटू रेजिस्टेंस गेन, मतलब RO अपॉन RI. मतलब सेमीकंडक्टर में जो भी न्यूमेरिकल्स आने की प्रोबेबिलिटी है वो बस यही फॉर्मूला है. एंड इसको छोड़ के अगर आया एक आधी बार हमारे वर्कशीट में तो NI का स्क्वायर इक्वल्स टू NE इंटू NH. बाकी पूरा पार्ट जो है वो थ्योरेटिकल रहेगा. लॉजिक गेट जो है वहाँ पे न्यूमेरिकल्स नहीं होंगे, थोड़ा डिफरेंट पार्ट रहेगा वो. अब रिलेशन चाहिए बिटवीन अल्फा एंड बीटा. तो बेसिकली हमने इक्वेशन देखा था, इमिटर करंट इक्वल्स टू क्या होता है? बेस करंट प्लस कलेक्टर करंट. ठीक है. अगर थ्रू आउट हम IC से डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा? IE अपॉन IC इक्वल टू IB अपॉन IC प्लस 1. अब IE अपॉन IC मतलब क्या है? IC अपॉन IE अल्फा है तो ये बनेगा 1 अपॉन अल्फा. IB अपॉन IC कौन है? 1 अपॉन बीटा प्लस 1. ये होता है रिलेशन. अब इसको सिंप्लीफाई करो, अल्फा इक्वल्स टू कितना आता है बोलो? बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. ठीक है. तो बीटा इक्वल्स टू क्या आएगा? असा अंदाज नको सांगू ना, कॅल्क्युलेशन कर. अल्फा अपॉन 1 मायनस अल्फा. आलं काय? सगळ्यांचं आलं का? सॉल्व करू का? करू? अरे काय येडे तुम्ही. ठीक है. क्या चाहिए यहाँ पे? 1 अपॉन अल्फा इक्वल्स टू क्या होगा? 1 प्लस बीटा अपॉन बीटा. रेसिप्रोकल लिया, अल्फा इक्वल्स टू बीटा अपॉन 1 प्लस बीटा. अब ये प्लस 1 यहाँ से अगर इधर भेज देंगे तो क्या होगा? 1 बाय बीटा इक्वल्स टू 1 बाय अल्फा माइनस 1. यानी 1 बाय बीटा इज इक्वल्स टू क्या बनेगा? 1 माइनस अल्फा अपॉन अल्फा. सॉरी, उल्टा करेंगे तो बीटा इक्वल्स टू अल्फा अपॉन 1 माइनस अल्फा. क्या होता है? एडिशन ऑफ रेसिप्रोकल. तो ये जो दिख रहे बोर्ड पे सेमीकंडक्टर के सबसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है. हो गया. यहाँ पे जो अल्फा होता है
इसकी रेंज होती है संस्कृति 0.92 टू 0.95. 0.99 तक पर थ्योरेटिकली आया बट प्रैक्टिकली नहीं होता ये, ठीक है. 0.92 टू 0.95 जो बीटा होता है उसकी रेंज होती है 20 टू 200. अगेन ये थ्योरेटिकली 20 टू 100, ये थ्योरेटिकली 500 तक भी लेके जा सकते हैं बट प्रैक्टिकल पर्पस में ये 20 से लेके 100 पे मेंटेन होती है, अल्फा एंड बीटा. सो ये हो गया ऑल अबाउट ट्रांजिस्टर. अब इसके एप्लीकेशन आते हैं, जैसे डायोड के एप्लीकेशन थे वैसे ट्रांजिस्टर के, ट्रायोड के एप्लीकेशन. पहले एज ए स्विच, एज ए ऑन ऑफ स्विच हम उसको ऑपरेट कर सकते हैं, या फिर एज एन एम्पलीफायर जिसका एग्जांपल मैंने बोला था, ठीक है, या फिर एज एन ऑसिलेटर भी हम इसको यूज़ करते हैं. अब ऑसिलेटर मतलब वही एसी सर्किट में एलसी ऑसिलेशंस हमने देखे थे, तो उसमें बोला था ऑसिलेटर मतलब क्या है, डिवाइस है जो क्या करता है, ऑसिलेटर क्या करता है, कन्वर्ट करता है फ्रॉम डीसी टू एसी. क्या करता है, कन्वर्ट करता है फ्रॉम डीसी टू एसी. तो उसका कंट्रोल करने के लिए वहाँ पे कौन होता है, ट्रांजिस्टर होता है, ठीक है. नाउ राइट द नेक्स्ट पॉइंट, लॉजिक गेट्स. लॉजिक गेट्स, लॉजिक गेट्स एक मैथमेटिकल लॉजिक होता है जो हम सेमीकंडक्टर डिवाइसेस के ऊपर उसकी ऑपरेटिंग डिजाइन करते हैं, जो सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था भाई जॉर्ज बुल, और उसको बोला जाता है बुलियन अलजेब्रा, जिसके ऊपर ये डिवाइसेस क्या करने वाले, वर्क करने वाले, ठीक है. तो बेसिकली 3 गेट है जो बेसिक गेट्स बोला जाता है. फर्स्ट वन और, पहले और म्हणजे एडिशन, इसका ऑपरेशन प्लस के अकॉर्डिंग होता है. अब और जो है इसमें क्या होता है, इसका जो गेट है इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन इस तरह से, इकडे इकडे ना, और गेट इकडे, एक मिनिट, ठीक है. कौन सा गेट है, और गेट. अब और में क्या होता है, इसको 2 इनपुट है ए एंड बी, आउटपुट कितने हैं, 1. तो यहाँ पे इसका जो ट्रूथ टेबल है वो इस तरह से ऑपरेट होता है कि अगर हम ए एंड बी इनको आउटपुट देंगे हमें सी का इनपुट में आउटपुट मिलेगा. तो ए अगर 0 है एंड बी अगर 0 है तो 0 + 0, तो आउटपुट भी 0 रहेगा. पवन झोपू नको. अगर ए 1 है एंड बी 1 है तो 1 + 1 एवढी एकच ॲडिशन अशी आहे की जिथं 1 + 1 कितना होता है, 1 होता है, क्योंकि ये बाइनरी डिजिट सिस्टम है, यहाँ पे 1 एंड 0 छोड़ के कुछ है ही नहीं, ठीक है. नेक्स्ट, अगर ये 0 है ये 1 है तो 1 + 0 एंड ये 1 एंड ये 0 है, 1 + 0 1, तो ये बनता है ट्रूथ टेबल. किसके लिए, और गेट के लिए. मतलब हम यहाँ पे बोल सकते हैं there will be no output only if both inputs are low. 0 ला लो म्हणतो आपण, 1 ला हाई म्हणतो, ठीक है. मतलब दोनों के दोनों अगर लो होंगे तभी यहाँ पे आउटपुट नहीं होगा, तो वो बनेगा और गेट, ठीक है. इसके सिमिलर दूसरा आता है बेसिक गेट, दैट इज एंड गेट. अब एंड गेट में क्या होता है,
प्रथमेश इकडे बघून घे एखादा अँगल चुकला काय. ठीक आहे. ये A एंड B इनपुट है, C आउटपुट है, एंड ये ऑपरेशन मल्टीप्लीकेशन की तरह होता है. मतलब हम A एंड B इसको इनपुट दे रहे हैं, इसका आउटपुट हमें C में मिल रहा है. तो अगर यहाँ पे A एंड B दोनों जीरो है तो 0 इंटू 0 0, एक 0 है दूसरा 1 है, 0 इंटू 1, एक 1 है दूसरा 0 है, 1 इंटू 0, एंड एक 1 है दूसरा भी 1 है, 1 इंटू 1. मतलब देर विल बी आउटपुट ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर हाई. सेम नहीं, हाई, तो वो बनेगा एंड गेट. एंड के बाद आता है नॉट. ये नेटी ये होता है नॉट. नॉट म्हणजे नाही. जर आपण 0 दिला तो नाही म्हणतो 1 बनवतो, आपण 1 दिला तो 0 बनवतो. ठीक आहे. एवढंच. ये ए है तो आउटपुट सी है. तो ये होते हैं बेसिक गेट्स. कौन से गेट है? बेसिक गेट्स. एंड इसको बोला जाता है ट्रूथ टेबल. ट्रूथ टेबल म्हणजे खरा टेबल. मग बाकीचे खोटे असतात का? केलं त्यांनी उलट. आता त्याला बनवतोच असं आपण की जे इनपुट दिलंय का त्याच्या ऑपोजिट आउटपुट देत होतो. इकडे प्रश्न नाही पडला कसं काय झालं म्हणून. तो यहाँ पे इसको ट्रूथ टेबल इसलिए बोला जाता है कि ये जो कंपोनेंट्स है ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट्स है. हार्डवेयर मतलब ज्याला आपण हात लावू शकतो. सॉफ्टवेअर म्हणजे ज्याला हात नाही लावू शकत. असं असतं का? जिनका एक्चुअल एग्जिस्टेंस है वो हार्डवेयर, जिनका वर्चुअल एग्जिस्टेंस है वो सॉफ्टवेयर. जैसे मोबाइल का कैमरा, मोबाइल का टच स्क्रीन, ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स हो गए. ठीक है. लेकिन मोबाइल के अंदर का व्हाट्सअप पकड़ून ठेवला व्हाट्सअपला है ना, तो वो सॉफ्टवेयर होता है. ठीक है. तो ये हार्डवेयर कंपोनेंट्स है, इसलिए मैन्युफैक्चर करने के बाद इसकी जो वर्किंग होती है वो सेम ही फॉलो करते हैं जब तक वर्किंग में है. इसलिए टेबल बनती है ट्रूथ टेबल. मतलब ये मैथमेटिकल लॉजिक था मैथमेटिक्स का, ये डिवाइसेस थे फिजिक्स के, इनके ऊपर मैथमेटिक्स हमने क्या किया? अप्लाई कर दिया. ठीक है. एंड इसके ऊपर से क्या हुआ? फिर पूरा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलप हो गया. ये 3 हो गए बेसिक गेट्स. उसके बाद में यूनिवर्सल गेट. यूनिवर्सल गेट्स. अब ये जो यूनिवर्सल गेट है एक्स और एक्स नॉर भी होते हैं बट वो इसके एप्लीकेशन नहीं होते. बट सबसे इंपॉर्टेंट होता है एक NAND, दूसरा NOR, NAND एंड NOR. NAND का मतलब नॉट ऑफ एंड, NOR का मतलब नॉट ऑफ और. मतलब NAND में क्या होगा? एंड तो होगा बट एंड का नॉट होगा. मतलब एंड के आगे क्या कनेक्ट करेंगे हम? एक नॉट को कनेक्ट करेंगे. या फिर इसको सिंबॉलिकली हम ऐसे भी रिप्लेस कर सकते हैं. दोनों का मीनिंग सेम है. क्या है दोनों भी? क्या है दोनों भी? NAND. तो इसमें क्या होता है देखो, A एंड B ये हमने इनपुट दिए. तो यहाँ पे जो C मिल रहा है ये C को क्या कर रहा है? उसका उल्टा कर रहा है. ठीक है. मतलब यहाँ पे देखो A एंड B ये C एंड ये क्या मिलेगा उसका आउटपुट. तो ये अगर A1 है B1 है एंड है मतलब मल्टीप्लीकेशन है. 1 इंटू 1 होना कितना चाहिए? 1. मिलता कितना है? यहाँ पे 0 इंटू 1 एक्चुअल में 0 चाहिए था लेकिन मिलता है 1. देन 1 0 मिलता है 1, 0 0 मिलता है 1. मतलब क्या हो गया देखो NAND में? देयर इज नो आउटपुट ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर हाई. हे कुठंच नव्हतं. तीनों भी बेसिक गेट में देखा वहाँ पे ये कंडीशन थी ही नहीं. ठीक है. तो यहाँ पे क्या हो गया? अलग ऑपरेशन डेवलप हो गया. एंड जितने भी सेमीकंडक्टर डिवाइसेस बनते हैं सारे के सारे सेमीकंडक्टर डिवाइसेस में जितनी भी ICs होती है, IC इंटीग्रेटेड सर्किट चिप, उसमें जितने भी लॉजिक गेट्स यूज किए जाते हैं एक तो NAND होता है नहीं तो NOR होता है. NAND एंड NOR के ऑपरेशन को समझने के लिए बेसिक गेट है बट ये हो गए यूनिवर्सल गेट. ठीक है. ये हो गया NAND. अब NOR में क्या होगा?
आता मैं चालू करतो जमल त्याच्यावर. ये कौन हो गया? नॉर. नॉर मतलब नहीं नहीं रे बेटा नॉट ऑफ और, तो नहीं म्हणतो डायरेक्ट नॉट ऑफ और, या फिर हम इसको सिंबॉलिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो. ठीक है, तो ए बी इसके इनपुट्स रहेंगे, सी यहाँ पे आउटपुट होगा, बट ये नॉट उसको क्या करेगा, फिर से उल्टा कर देगा. मतलब ए बी सी, तो ए अगर 1 है, बी अगर 0 है, तो 1 + 0 1 चाहिए था, 0 बनता है. ये 0 है, ये 1 है, 0 + 1 1 चाहिए था, 0 बनता है. 0 + 0 0 चाहिए था, बट ये 1 बनता है. एंड 1 + 1 1 चाहिए था, बट ये 0 बनता है. मतलब नॉर की केस में क्या होता है, देयर इज आउटपुट ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर लो. नैंड में क्या था, हे स्टेटमेंट थोडंसं क्वेश्चन सॉल्व करायला अजून हेल्प करतो. हे ट्रूथ टेबल सिंबल वगैरे यांच्यापेक्षा पण. नैंड में क्या था, देयर इज नो आउटपुट ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर हाई. एंड यहाँ पे क्या है, नॉर में देयर इज आउटपुट ओनली इफ बोथ इनपुट्स आर लो. हे लिहून टाका स्टेटमेंट. क्वेश्चन सॉल्व करायला ॲक्च्युअल हेल्प 2 स्टेटमेंट करणार आहे. स्टार मार्क करके लिखो. फॉर नॅन्ड हे लिहिले का पहिले सगळे, बरं ठीक आहे, हे लिहिलंय. चला हे लिहून घ्या पहिले. कल 2 दी थी वर्कशीट सेमीकंडक्टर की, हो गई सॉल्व करके. येस नो, हां लॉजिक गेट्स होते का त्यामध्ये, आज होऊन जाईल कंप्लीट. मग अटेम्प्ट करा, ईच अँड एव्हरी वर्कशीटचे आपण डाऊट्स घेणार आहे. गरज ज्यांची त्यांची, जर की लॉजिक गेट्सचे 1 बाय 1 आपण क्लासमध्ये डिस्कस करू. बाकी थेरॉटिकल जे आहे ते डायरेक्ट रीड करून लक्षात ठेवा. हे झाले क्लिअर सगळ्यांचं. सेमीकंडक्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ये बस इंट्रोडक्शन ऑफ सेमीकंडक्टर कंप्लीट हुआ. उसके बाद हम पहले जो वर्कशीट आपको दी है 6 उसको डिस्कस करेंगे 1 बाय 1. देन थोड़ा और सेमीकंडक्टर डिस्कस करेंगे. 4 मिळाले ना, हे झालं क्लिअर. आ जाओ और जाते टाइम 2 लेके जाओ. इनको डिस्कस करेंगे, फिर इसके बाद और वर्कशीट सॉल्व करनी है, देन मॉड्यूल. मॉड्यूल पण आहे सेमीकंडक्टरचं ना, मिळालं नाही तुला. चलो क्या लिखना था स्टार मार्क करके. फॉर नैंड, फॉर नैंड क्या होता है नैंड के लिए, there will be no output only if both inputs are high. Both inputs are high. कळलं पण. there will be no output only if both inputs are high. ये कहाँ पे, नैंड में. नॉर में क्या होगा, there will be output only if both inputs are low. हो गया. कैलकुलेट आउटपुट. आउटपुट चाहिए इसका, आउटपुट.
1 1 देखो पहिले कोण आहे, ये कोण आहे, कसा ओळखायचा, डी सारखा दिसतो म्हणून एंड. तो यहाँ पे एंड में क्या होता है 1 इंटू 0, बट ये नॉट है, इसको उल्टा करेगा, ये बनेगा 1. अब ये 0 1 ये कौन है, और माशा सारखा दिसतो, ओ सारखा दिसतो म्हणजे और, तो और में क्या होता है 1 प्लस 0 1. यहाँ पे भी कौन आएगा 1, 1 इंटू 1 बनेगा 1. पायलस नहीं, तो आउटपुट कितना हो गया 1. आकांक्षा बड़बड़ नहीं. जाऊ मी आता संध्याकाळपर्यंत खरं करा. व्हेरी गुड. हे कळालं पण तुला कोणतं गेट आहे, कुठलं आहे. 0 अर्धे 1 सांगून द्या, अर्धे 0 सांगून द्या, झालं सवाल, सरांना कामाला लावा, संपला विषय. हे बघा कौन है नैंड. अब 1 इंटू 1 क्या होता है 1, बट नैंड है तो कितना आएगा 0. अब यहाँ पे कौन है नॉर, कितना आएगा फिर ये 0. इथपर्यंत क्लियर आहे, हे कळालं का चैताली. 1 इंटू 1 1 है, पण तो नैंड है ना, हाँ 1 प्लस 0 1 है, बट नॉर है, तो कितना हो गया 0 0. तो 0 0 आएगा 0, ये मिलेगा 1. अब यहाँ पे 1 0 कौन है एंड, कितना आएगा फिर, यहाँ पे कौन है 0 1, ये भी कितना आएगा 1, और है तो ये कितना आएगा 1, एंड ये कौन सा है एंड. तो आउटपुट विल बी हे का 0 इंटू 1 0 नॉर्म अँड मध्ये, बट त्याचा नॉट आहे म्हणून तो 0चा 1 झाला. कळलं, ठीक है. तो ये होता है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी कंडक्टर. इतना टॉपिक प्रिपेयर करके तो आपके पास 6 वर्कशीट है, उसमें से 60-70% क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए, ठीक है. जो नहीं होंगे फ्रॉम मंडे 1 बाय 1 सारे वर्कशीट हम क्लास में डिस्कस करेंगे, फिर और थोड़ा बेटर बनता है. तो इवनिंग में आ रहे हैं. कल हमारे आई थिंक 200 के क्वेश्चन बहुत सारे लोगों ने कंप्लीट किए.